इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो रहेगा, और नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और डायनामिक में वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, बट वो जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये बात है। अब हम उसी में कड़ी में एक और एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपके सामने एक बॉल है, ये हमने दो दीवारों के बीच में ऐसे मान लीजिए फिक्स कर रखी, किसी तरह से हमने उसको रख दिया। तो अब क्या हो रहा होगा आपको पता है कि ये जो बॉल है ये यहां से दीवार को ऐसे धक्का मार रही हुई और दीवार इसको ऐसे धक्का मार रही हुई, है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से यहां से भी बच्चों लिए तो बॉल धक्का मार रही है दीवार को, दीवार धक्का मार रही है बॉल को, ओके। अगर इस बॉल का कुछ भी मास हम मान लें, लाइक मैंने कहा एम, तो सबको बताएं कि इसका एमजी कहां लग जाएगा, अरे नीचे लग जाएगा, बोलिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग जाएगा, इसको ना सीधा सीधा, ओके बेटा, ओके, एमजी लग जाएगा नीचे। अगर मैं इस पॉइंट को यहां दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिएगा इस पॉइंट को यहां दिखाना। सबसे पहली बात, नीचे क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है क्या, एमजी। अच्छा, अब याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर दो लाइनों के बीच में एंगल कुछ भी थीटा अल्फा कुछ भी है तो वही एंगल उनके परपेंडिकुलर सीरीज में होता है, बताया था। जो एंगल दो लाइनों के बीच में होगा वही उनके परपेंडिकुलर सीरीज में होगा। तो ये दो लाइनें ये है, एक के परपेंडिकुलर, तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये है, ये, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये है, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल भी कितना होना पड़ेगा, अल्फा, ठीक है, ओके। इसी तरह से इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल बीटा, बीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर तो यही है और इस पर परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो बेटा ये एंगल कितना आएगा, बीटा, ओके, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसको यहां दिखा रहा हूं, इसको इधर दिखा रहा हूं, इसको मैंने n2 बोला है और इधर वाले को मैंने n1 बोला है, ओके, ठीक है। अब कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं फोर्सेस को। तो यहां पर आपके पास में अल्फा है, ये आपके पास में बीटा है, तो जल्दी से कंपोनेंट करेंगे, प्लीज बताएं। यहां पर n2 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, n2 cos बीटा, ठीक है। और इधर n1 का कौन सा आ जाएगा, n1 cos अल्फा, अरे बोलिए, जिधर एंगल उधर cos कंपोनेंट चला जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा n1 sin अल्फा, और इधर आ जाएगा, बोलिए, n2 sin बीटा, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो बॉल है ये बिल्कुल दीवारों के बीच में फंसा हुआ है और ये कहीं भी नहीं जा रहा है, और अगर ये कहीं भी नहीं जा रहा है इसका मतलब इस बॉल पर नेट फोर्स कैसा है, जीरो। और नेट फोर्स जीरो ऐसा नहीं कि किसी फिक्स डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा, हर डायरेक्शन में। तो आप कहेंगे कि सर चाहे डायरेक्शन ये लीजिए चाहे ये लीजिए, हर डायरेक्शन में, चाहे और कोई डायरेक्शन लीजिए, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो मैं क्या कह सकता हूं, इस डायरेक्शन में अगर न्यूटन्स लॉ लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि जो n1 sin अल्फा है उसकी वैल्यू बेटा n2 sin बीटा के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो आप क्या कहोगे कि सर एक फोर्स ज्यादा एक कम, तो बॉडी पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आ सकता है, तो दोनों को बराबर होना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। इसी तरह से यहां से क्या लिख सकते हो जरा बताएं, तो यहां लिख सकते हैं n1 cos अल्फा प्लस बीटा n2 cos बीटा को बराबर होना पड़ेगा किसके, mg के, अरे बोलिए, mg के बराबर होना पड़ेगा, सही है, आ रहा समझ में, ठीक है। अब यहां से देखिए, आप यहां क्या कर सकते हो, n2 को यहां से निकाल सकते हो, इसी इक्वेशन से मैं n2 क्या लिख सकता हूं, n2 को क्या लिख सकता हूं, n1 sin अल्फा, n1 sin अल्फा एंड डिवाइड बाय sin बीटा, ठीक है, डिवाइड बाय sin बीटा, आ रहा समझ में, ओके।
तो ठीक है, प्लस n2 n2 की जगह रखेंगे n1 sin अल्फा डिवाइड बाय sin बीटा और इनटू में बेटा cos बीटा। आ रहा है समझ में? ठीक है, बराबर आ जाएगा आपका mg आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां से आप अगर एलसीएम वगैरह लेंगे तो मेरे हिसाब से बन गया है n1 cos अल्फा sin बीटा, आई बोलिए, प्लस यहां से n1 sin अल्फा और बेटा cos बीटा। सही बात है। और sin बीटा जो आप एलसीएम लेके ले रहे हो उसको इधर ले जाएं तो कितना आ जाएगा ये mg sin बीटा। बोलिए, आ रहा समझ में? mg sin बीटा। यहां से अगर आप n1 बाहर निकालिए तो देखिएगा एक बार n1 बाहर निकाल के इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखो फॉर्मूला बन गया, ट्रिग्नोमेट्री आपने बेसिक में से पढ़ा है क्या? इसको लिख सकते हो sin a cos b प्लस cos a sin b। याद आ रहा है? sin a, इसको अगर ये मालूम है तो sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, यानी कि sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप लिख सकते हो n1 अगर बाहर हो गया तो इसको लिखेंगे sin a किसको बोलेंगे? अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा। अरे आ रहा है समझ में? तो बराबर क्या आ गया है mg sin बीटा। ठीक है, mg sin बीटा। तो बेटा यहां से आपने n1 निकाल लिया है, एक आंसर आपका आ गया है, क्या आ गया है mg sin बीटा डिवाइड बाय इधर से आ गया है sin अल्फा प्लस बीटा। आ गया? क्या निकालिए हमने बेटा? n1 निकालिए, अरे n1 निकालिए। ठीक है, तो ये हमने n1 निकाले, n2 निकाल लिया, n2 तो बहुत आसान हो जाएगा। n2 किस निकाल लो जरा इसमें देखिए, n1 निकाल चुके हो तो n1 की वैल्यू आ गई है mg sin बीटा इनटू बेटा sin अल्फा अपॉन में sin बीटा और नीचे क्या करूं sin अल्फा प्लस बीटा। अरे आ रहा है समझ में? आ रहा क्या? ठीक है, तो कुछ करना है तो काट दो, आई थिंक ये कट जाएगा। तो n2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? n2 आ चुका है mg sin अल्फा डिवाइड बाय sin अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यही आपका काम था कि यहां पर स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने आपको, ये दोनों नॉर्मल निकालना है n1 और n2। ठीक है, तो n1 n2 आप इस तरीके से कर सकते हो, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि यही किसका तरीका है, इसका यही तरीका है। ठीक है, इसके और भी तरीके हो सकते हैं। अरे है ना, लास्ट क्वेश्चन में आपको भी बताया 2-3 तरीके बताए थे, अब चाहोगे तो इसको भी 3 तरीके से बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके, ये है मेथड नंबर 1। ये जो था बेटा ये मेथड नंबर 1। ठीक है, दूसरा बता दो, दूसरा सुनिए, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 है लामिस फॉर्म लगे, लामिस फॉर्म से देखते हैं। ठीक है, लामिस फॉर्म, ओके, देखते हैं। हो सकता है कि इससे आसान हो जाए या हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए, चेक करना पड़ेगा, और मुझे लगता है आसान हो जाना चाहिए। mg इधर लग रहा है n2 और इधर क्या लग रहा है n1। ठीक है, लामिस थ्योरम के लिए मैंने आपको बताया था क्या चीजें जरूरी है, क्या होना चाहिए। एक तो आपके पास में 3 फोर्सेज होनी चाहिए, 3 फोर्सेज होनी चाहिए, 3 फोर्सेज आपके पास में n1 है, n2 mg है, अरे है। ठीक है, तो लगा दें। ओके, ये एंगल बताओ कितना है? n1 n2 के बीच में एंगल कितना है बताएं? n1 और n2 के बीच में कितना एंगल है? क्या अल्फा प्लस बीटा है? देखिए n2 और यहां n1 अल्फा प्लस बीटा है क्या? ठीक है, ओके, दिस एंगल इज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, क्या इतना एंगल ये बीटा था? ये एंगल कितना है सोचो, अगर ये एंगल इतना बीटा था, ये पूरा 180
180, तो 180 में ये बीटा घटेगा तो कितना आएगा? 180 माइनस बीटा। और सिमिलरली ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। अरे बोलिए, ठीक है, कर लोगे इसे? ठीक है, लगाए। चलिए सबसे पहले लिख रहा हूं एन पर अपॉन पहले लिखेंगे साइन 180 माइनस बीटा। कैसे लगाते हैं आप इसको? कोई भी फोर्स पकड़िए, वो डिवाइड बाय साइन का एंगल अदर टू फोर्सेस के बीच में। तो साइन का एंगल अदर टू फोर्सेस, दो बच के ये इन दोनों के बीच का, ठीक है ना? ऐसे ही बराबर दूसरा अपन फोर्स पकड़ेंगे, N2 पकड़ा, तो फिर दूसरे दो फोर्सेस N1 N2 इनके बीच का एंगल साइन के साथ, तो 180 माइनस अल्फा, ठीक है? बराबर तीसरा फोर्स यानी कि mg डिवाइड बाय ये भी कितना है? साइन अल्फा प्लस बीटा। समझ आ रहा है? ठीक है, अब आपको जो चाहिए वो निकाल लो। जैसे मुझे n1 चाहिए, मुझे n1 चाहिए, तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं n1 अपॉन, अच्छा अब याद करो, बताया है बार बार, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है? तो आप कहेंगे से क्या आ जाएगा? साइन थीटा। थीटा मतलब यहां पर कितना है? अरे बोलो, ठीक है? और इसको बराबर लिख सकता हूं किसके? इसके बराबर लिख दो mg अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब जरा से कीजिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाए हैं तो आपके सामने आंसर वही आ चुका है, mg साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। चेक करो, आंसर मैच करो, क्या सही है? आ गया क्या? ठीक है, ओके, ठीक है। अगर n2 चाहिए ना, तो n2 के लिए यहां से उठा दो, तो n2 को उसको क्या लिखोगे? बोलिए, साइन अल्फा इंटू साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल्स टू mg अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। आ रहा समझ में? साइन अल्फा प्लस बीटा, ओके। और यहां से अगर मुझे क्या चाहिए? n2 चाहिए बेटा, तो n2 का लिख देंगे mg साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अरे ठीक है, ओके, इस तरह से निकाल सकते हैं। ये दूसरा है, दूसरा है, ठीक है? कौन सा इक्वेशन है? ये है, ठीक है? तो जो आपकी इच्छा हो आप उसे कर सकते हो। मेरा काम आपको सिखाना है ना, मेरा काम सिखाना, आपका काम है इसके बाद में कि भाई आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज करो। बाकी आपको आना तो सब कुछ चाहिए, आना सब कुछ चाहिए। अगर कोई बच्चा एक सवाल को अलग अलग तरीके से कर सकता है, इसका मतलब फिजिक्स की ठीक ठाक नॉलेज रखता है, ठीक है? एक तरीका, एक सवाल तो कोई भी कर लेता है, ठीक है? लेकिन अगर आप एक ही चीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इसका मतलब आप ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं उसके बारे में, ठीक है? तो ये हो गया इसका दूसरा तरीका। एक बार इसको जल्दी से छापो, फिर मैं तीसरे में देख चुके थे। एक मेथड और है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? और ये मेथड इन दोनों से इजी लगेगा, ठीक है? अब देखिए कैसे। तो क्या करना है, क्या करना है बेटा? आप अगर n1 निकालें, प्लीज देखिए, अगर आप n1 निकाल रहे हैं तो क्या करें, क्या बता रहे हैं? n2 की कहानी खत्म कर दो। n1 की बात करनी है तो कोशिश करो कि n2 आए ही ना, n2 आए ही ना। और जब n2 निकालना है तो कोशिश करो n1 आए। अब n1 जब निकालो तो n2 कैसे नहीं आएगा? n2 कैसे नहीं आएगा? तो आप जो कंपोनेंट्स है ना वो n2 के परपेंडिकुलर रखो। रीजन ये है क्योंकि किसी भी फोर्स का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आ सकता। किसी भी फोर्स का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आएगा। इस कारण से अगर आप n2 के परपेंडिकुलर मोशन जज करोगे तो n2 तो खत्म हो जाएगा, n2 खत्म हो जाएगा और आप n1 आसानी से निकालो। समझ आ रहा है? तो वही काम अपन करने वाले हैं, इसको देखते हैं। मुझे तो ये का टोटल कितना है? ये का टोटल कितना है भाई? ये इधर एंगल अल्फा था और इधर एंगल बीटा था, ठीक है? तो पहला काम तो क्या करो, अगर n1 निकाल रहे हो तो n2
N2 के परपेंडिकुलर, ऐसा होना, ठीक है। अब अगर ये N2 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है ये एंगल कितना है, 90 है। और अगर ये एंगल 90 है बेटा, ये एंगल 90 है, देखिएगा यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, इधर ये एंगल कितना था, बीटा, इधर एंगल बीटा चल रहा था। अगर ये एंगल बीटा है और ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, मतलब यहां से यहां तक का ये 90 है, उसमें से ये बीटा है। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना उससे, ये एंगल निकालना उससे, तो ये कितना आएगा, दिस इज 90 माइनस बीटा। आगे समझ में, इतना से एंगल कितना देगा, 90 माइनस बीटा। अब जरा ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन दोनों, इनके बीच में का एंगल 90 माइनस बीटा है, तो डिवीजन कितना होना पड़ेगा, 90 माइनस बीटा, बोलिए 90 माइनस बीटा। इतना काम होते आप एक काम कर सकते हो कि सर यहां जो mg था, mg का यहां कंपोनेंट कर दो सर, कितना आएगा, mg cos 90 माइनस बीटा। प्लीज बताएं, आया समझ में, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हो, क्या आप n1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करो, n1 का यहां कंपोनेंट, तो n1 का यहां कंपोनेंट के लिए लोड चाहिए आपको, यहां के लोड चाहिए। अब ये एंगल निकालो, ये कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना एंगल, 90 और ये उसमें से ये पूरा एंगल, ये कितना है, ये अल्फा और ये बीटा। तो अगर मैं पूरे 90, देखो यहां से घूम क्या होगा, 90 है, ये 90 है, अगर ये 90 है उसमें से ये घटा दोगे तो ये कितना आ गया, सोचिए क्या कहा मैंने, पूरा था 90, पूरा 90 में से ये कितना है, ये है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे पास ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया है 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये इधर आ गया। आगे क्या, अब n1 का यहां कंपोनेंट होता है, n1 का कंपोनेंट क्या है, तो n1 थीटा की तरफ cos आता है, तो n1 cos 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब मुझे बताओ, जो बॉल थी वो रुकी हुई है, वो कहीं भी नहीं जा रही, इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉल इक्विलिब्रियम में है तो उसका नेट फोर्स कैसा होगा, जीरो, नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो हर डायरेक्शन में होगा, हर डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है वो नेट फोर्स किसी डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। अब बढ़िया काम क्या होगा, इस डायरेक्शन में n2 की कहानी खत्म है, क्योंकि ये डायरेक्शन n2 के परपेंडिकुलर है, तो n2 का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर यहां से हम लिख सकते हैं n1 cos 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा mg cos 90 माइनस बीटा, ठीक है, ओके। अब देखना इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए, n1 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो इसमें क्या लिख सकता हूं, n1 sin, बोलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर mg cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और थीटा की बीटा है तो sin बीटा आ गया, ओके। चेक करो n1 कितना आ गया, mg sin बीटा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा। आंसर स्केच करो, क्या तीनों में सेम आ रहा है, तो बोलिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक और मेथड है, आप देखिए सिर्फ एक लाइन में, एक ही लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो एंगल्स को ध्यान से देखना है, बस एक ही चीज को ध्यान से देखते चलना है। तो अगर कोई ऐसे मिस्टेक इसमें नहीं करते हैं देन आपका आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। तो मेथड तो कुछ भी हो, आंसर तो सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो जो मेथड आपको पसंद आए आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। नोट करो इसको, करिए। अब बेटा जिस तरह से आपने n1 में क्रिएट किया, ऐसा n2 भी कर सकते हैं, जैसे n1 निकाला वैसे n2 भी आ जाएगा बहुत आसानी से। कैसे, आप क्या करो, अब की बार n2 निकालने के लिए n1 की कहानी खत्म करो, तो n1 की कहानी खत्म हो जाएगी अगर आप n1 के परपेंडिकुलर चले गए तो, ठीक है। तो अगर आप n1 के परपेंडिकुलर यानी कि यहां चले गए और यहां जाके सारे फोर्सेस कंपोनेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब है यहां पर n1
कोई काम करने नहीं आएगा, एन वन परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर बेटा ये mg है, ठीक है, ये mg है और ये लाइन हो गया mg वाला और ये आपका परपेंडिकुलर है, एक बार जरा मुझे आप ये बता दो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, बता सकते हो? ये एंगल कितना है? प्लीज सोचिए, ये एंगल कितना था? ये अल्फा था और ये यहां से आता पूरा 90 है, ये पूरा 90 में से अल्फा लगा दोगे तो एंगल आ जाएगा। ये एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा, बोलिए 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस अल्फा। तो इधर mg में कंपोनेंट आ गया mg cos 90 माइनस अल्फा, बोलिए mg cos 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और यहां पर ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल अगेन ये पूरा 90 है, उसमें से ये एंगल कितना है? यहां से यहां तक अल्फा ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर 90 में से घटा दोगे यानी कि 90 माइनस अगर आप अल्फा प्लस बीटा कर दोगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। बोलिए 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा अगर आप पूरे 90 में से ये अल्फा प्लस बीटा कम कर दोगे तो। ठीक है, तो यहां अगर ये इनको है तो इनको यहां कंपोनेंट क्या आएगा? तो n2 वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा n2 cos 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। बोलिए ठीक है, ओके। अब बताया है मैंने, क्योंकि बोल कहीं नहीं जा रहा तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है और हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो तो क्या लिख सकते हो बेटा? तो आप लिखोगे n2 cos 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इसके बराबर mg cos 90 माइनस अल्फा। ठीक है, कर लोगे आप फटाफट से लिख दीजिए दिस इज n2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है जो यहाँ पर कितने एंगल पर प्लेन है आपका? थीटा पर। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस प्लेन पर एक कोई ब्लॉक दे रखा है जिसका मास m है, एक मास m है और इसको रस्सी से बांध रखा है। ठीक है, सवाल ये है कि इस ब्लॉक पर कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा इंक्लाइंड प्लेन की वजह से और बेटा इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा। ठीक है, रस्सी में कितना टेंशन आएगा ये पूछा है और दूसरी चीज क्या है, जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, पहले करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं इस n को यहां पर एक पॉइंट से शो कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बातें आप भी जानते हैं, mg लगेगा नीचे, mg हमेशा कहां लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ओके, जैसे ही ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा तो यहां इस रस्सी पे टेंशन आएगी और टेंशन इस तरफ मैंने t मान लिया। ओके, रस्सी का काम खींचना है, इस ब्लॉक को इधर खींचेगी तो इस दीवार से जहां से भी आपने इसको अटैच कर रखा है ये इसको इधर खींचेगी उसी टेंशन से। अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या रहता है हर जगह सेम। ठीक है, तो यहां पर टेंशन लगेगी। तो देखिए इस पर मैं अगर फोर्स दिखाऊं बेटा तो नीचे क्या लग रहा है? mg लग गया। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, यहां पर ये एंगल थीटा है, देखिएगा यहां पर ये लग रहा है टेंशन। भाई अगर आप यहां पर ये हॉरिजॉन्टल बनाए तो ये एंगल थीटा ही तो होना चाहिए। तो बोलिए, तो ये साइड पैरेलल है और ये पैरेलल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल कितना आएगा? थीटा। ओके, ठीक है। अब इस सरफेस देखिए, इस सरफेस और इसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल। ठीक है, तो यहां इधर आपका क्या होगा? नॉर्मल। क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल जो फोर्स है वो भी यहां से कितने एंगल पर होगा? थीटा पर होगा, वो भी थीटा एंगल पर होगा। कैसे थीटा एंगल बनेगा यहां पर? तो याद करो दो लाइनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है, तो उनके परपेंडिकुलर तो इस पर परपेंडिकुलर ये इधर बोले बेटा है कि ये। ठीक है, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये बना दो कैसे? ये थीटा है। आ रहा है समझ में? कितना आएगा? थीटा। ओके, आ रहा है समझ में? आपको भी आ रहा है? ठीक है, देखिए अब यहां पर n जो है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी अपने बच्चे n
n cos थीटा, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा बोलिए, n का कंपोनेंट n sin थीटा, ठीक है। इधर बताओ t का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, प्लीज बताओ t, अगर यहां तो t cos थीटा, और यहां पर ऊपर क्या आएगा t sin थीटा, ठीक है। इसको जानबूझ के आपको ऐसे कंपोनेंट्स लेके दिखा रहा हूं, ऐसे। इसका सिंपल मेथड भी हो सकता है, वो इसकी बात बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा, नहीं तो इसको सीखोगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए चलिए, तो अब एक डायरेक्शन ये दी मैंने और एक डायरेक्शन ये मैंने कह रखा आपको, कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लो, उसमें कंपोनेंट्स कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपने इसमें किया, तो आप लिख रहे हैं इस डायरेक्शन में, पहले आप लिख सकते हैं कि n sin थीटा बराबर आ गया है बेटा t cos थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने बनाई। इस डायरेक्शन में बताओ, इस डायरेक्शन में n cos थीटा प्लस ऊपर और क्या लग रहा है t sin थीटा बराबर नीचे क्या लग रहा है mg, बोलिए बेटा n cos थीटा, ठीक है। अब यहां से आप t निकालोगे तो t कितना आएगा, t की वैल्यू बताओ, t की वैल्यू आएगी n sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है, और इनटू में क्या चीज sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा mg आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप इसको सोल्व करते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, ठीक है, बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है, ओके। तो ये कितना होता है, इसको लिख दो नीचे, ये कितना होता है बेटा, I1 के बराबर होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट n की वैल्यू कितनी आ गई है, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, n आ गया होगा mg cos थीटा, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। अब जैसे आपने n निकाला, जैसे आप t निकाल सकते हो, t कैसे निकालोगे, तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट करो, तो आपको ये पता है कि t cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, n sin थीटा के, n कितना आ चुका है mg cos थीटा इनटू में अरे sin थीटा, बोलिए ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हैं, t बराबर कितना आ गया mg sin थीटा, अरे समझे, कर लोगे पक्का, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, यही चीज ना डायरेक्टली, मतलब ये समझो कि एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इतना इसको लंबा करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, बहुत आसानी से कैसे है कुछ नहीं। क्या करो आप, जो भी कंपोनेंट्स आपने करे ना वो कहां कर दो, वो इंक्लाइंड प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर दो, इंक्लाइंड प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स करो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कंपोनेंट्स करेंगे, कंपोनेंट्स कर देते हैं अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू, कैसे करोगे, तो सबसे पहली बात आप सोचो, इसको एक पॉइंट से दिखा रहा हूं, नीचे लग रहा था mg, नीचे लग रहा था बेटा mg, ठीक है, और ये आपका ऑर्बिटल है ना, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन कहां पर है, इस तरह से है क्या, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ओके। और इसके परपेंडिकुलर यहां पर, इसके परपेंडिकुलर से दिखा, यहां कंपेयर करने की कोशिश कर, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में आपको लग रहा है कोई भी दो डायरेक्शन ले लो परपेंडिकुलर आपस में, और वहां कंपेयर कर दो, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में डी ले रहा हूं और एक डायरेक्शन में डी ले रहा हूं, इसमें मुझे एक बात पहले पता है, ये n है मेरे पास, ये n अरे ये तो ठीक है, ये mg है, ये एंगल कितना आता है, ये एंगल कितना आएगा, बोलो, अरे थीटा आएगा, ये भी थीटा आएगा ना, सोच के देखो, ये एंगल की बात कर रहा हूं, अरे तो ये एंगल थीटा आता है, ये थीटा आएगा, ठीक है, ये एंगल कितना है थीटा, तो अगर ये थीटा है तो इधर क्या आएगा बेटा mg का cos थीटा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में मेरे हिसाब से यहां क्या लग रहा है
ऊपर तक टी लग रहा है, रिपीट बोलिए, ऊपर टी लग रहा है और नीचे इधर क्या लग रहा है? अरे mg का इधर कंपोनेंट cos क्या लिख रहे हैं? mg का बेटा sin थीटा। अरे बोलो mg का sin थीटा। अब देखो आंसर आ गया आपका। हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में भी होना चाहिए और इस डायरेक्शन में भी होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करोगे तब क्या कहोगे? n बराबर कितना आ गया? mg cos थीटा और t बराबर कितना आ गया? mg sin थीटा। अरे बोलिए कर लोगे? इस तरह से इसको डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से एक बार नोट करो। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये चीजें। अभी अपने पास कैसे एलिमेंट है? इसमें हमारे पास एक वेज है जिसका मास कितना दे रखे हैं? 2m। ठीक है, एक यहां पर एक कोई भी ग्लोब है, ठीक है, जिसका मास कितना है? m। और ये जो m है बेटा ये इस वेज और इस दीवार के बीच में, रोल के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, और इधर एक अपने पास स्प्रिंग है। ठीक है, अब अगर ये फंसा हुआ है तो ये ऐसे नीचे आने की कोशिश करेगा स्मूथ सरफेस है, तो वेज इधर जाने की कोशिश करेगा। अगर वेज इधर जाने की कोशिश करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग फोर्स लगाएगा इस तरह। अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन आता है तो वो क्या लगाता है? पुशिंग फोर्स लगाता है। एक्सटेंशन आता है तो पुलिंग लगाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं इसमें, और मैं सबसे पहले इस ग्लोब को उठा रहा हूं, इसका एमडी बना रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया ग्लोब FBD ग्लोब। ठीक है, इसको बना रहा हूं। इसका आप देखेंगे अपने पास में इस तरह से ग्लोब। ठीक है, इसका मास कितना दे रखा है? m। कितना मास दे रखा है? m मास है। m मास है तो इसका mg नीचे लगेगा, पता नहीं mg नीचे जाएगा। ठीक है, ओके। दीवार इस मैं आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी किसी बॉडी का एफबीडी लिखोगे ना तो सिर्फ क्या देखना है? उस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस देखने हैं। जब भी किसी बॉडी का एफबीडी बनाना है तो आपको दुनियादारी से मतलब नहीं, आपको सिर्फ क्या देखना है? उस बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, सिर्फ वो दिखाना होता है। ठीक है, तो हम वही करते हैं। तो देखो इस m ब्लॉक का जो आपके पास m मास का ब्लॉक है, इसका एफबीडी बनाना है तो मैं कहूंगा इस पर सारे फोर्सेस बताओ। इधर से दीवार धक्का मार रही है, मान लिया मैंने इसको कुछ नाम दे दिया है n1, नॉर्मल फोर्स n1। ठीक है, अच्छा अब आप सोचिए ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये बेंच है, ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा? बेंच पे ऐसे धक्का मार रहा होगा, ऐसा कुछ करेगा। ठीक है, तो ये बेंच क्या करेगा? इसको ऐसे कुछ कर देगा वापस, ऐसे कुछ कर देगा वापस। ठीक है, तो वेज ने क्या करा होगा? इस ब्लॉक को ऐसे कुछ किया होगा, इस तरह ऐसे कुछ किया होगा, इस तरह। ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसको मैंने सपोज दे दिया एंड इस बेस में क्या किया गया? इसने इस ब्लॉक पर ऐसे धक्का मारा हुआ है, इसको मैंने ऐसे नॉर्मल का नाम दिया। ठीक है, ऐसे कुछ किया गया। ठीक है, अब आप सोचिए अगर यहां हुआ ये m नीचे m की वजह से mg नीचे लग गया और ये नॉर्मल यहां पर है, तो यहां पर आप क्या दिखा सकते हो? ये कितना हुआ? अगर ये एंगल दिख रहा है, अगर ये एंगल दिख रहा है तो ये एंगल दिख जाएगा, ये एंगल दिख जाएगा। ओके, दिस एंगल 230 ऐसे ही बात है। ठीक है, तो मुझे बताओ n का यहां कंपोनेंट क्या आएगा? n cos थीटा, और इस तरफ क्या आएगा बेटा? n sin थीटा। आ रहा समझ में? n sin थीटा पक्का? ठीक है, अब आपको पता है कि ये तो कहीं नहीं जा रहा, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो नेट फोर्स 0 करोगे तो आप एक बात डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो n cos थीटा की वैल्यू ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, डायरेक्ट बोल सकते हैं एक बात n cos थीटा बराबर आ जाएगा सर mg। और यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? mg अपॉन cos थीटा, यानी कि mg sec थीटा, mg sec थीटा। आ रहा है समझ में? mg sec थीटा। ओके, अब देखो इसके बाद में आप ये देखो, ये वाला डायरेक्शन आपने इस डायरेक्शन में आपने न्यूटन सोर्स लगा दिया। आप इस डायरेक्शन में बात करें, इस डायरेक्शन में आपके पास इधर से n1 लगा हुआ है, उधर से क्या लग रहा है? n sin थीटा। तो इधर से आप लगाओ, आप लिख सकते हो n1 बराबर बोलिए n sin थीटा। अरे पक्का? ठीक है, और n1 आपको चाहिए, n की वैल्यू आप निकाल चुके हो, mg अपॉन cos थीटा, ये mg tan थीटा, mg tan थीटा। ठीक है, आपको कौन कौन से नॉर्मल चाहिए थे? पहला था नॉर्मल फोर्स बिटवीन
स्लो एंड गोल। तो ब्लॉक और गोल के बीच में हमने क्या माना है N1 आगे, और किस किस बीच में, वेज और ब्लॉक के बीच में, वेज और ब्लॉक के बीच में ये आपका N आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में। अब क्या करते हैं, एक बार जरा इस वेज का का वेज का, तो वेज का ये वेज है, ये एंगल थीटा है, इसका मास कितना ले लिया हमने 2m मास है। ठीक है, इधर से स्प्रिंग आपको पता है कंप्रेस होगा, तो इधर धक्का मारेगा स्प्रिंग फोर्स Fs, अरे ठीक है Fs लगेगा। ओके, और नीचे सोचिए इसका मास 2m है, तो ये नीचे कितना फोर्स लगेगा 2mg, अरे 2mg। ठीक है, और इधर ये जो इसने उस ब्लॉक पर धक्का मारा था ऐसे, तो ब्लॉक इसने धक्का मारेगा ऐसे, ऐसे धक्का मारेगा, और अगर इसने फोर्स n लगाया तो वो भी इसने लगाएगा एक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब पहले सर ये आपका आ गया है n। अब देखते हैं ये भी थीटा आएगा, ये भी थीटा आएगा। ठीक है, और इधर कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, इधर आएगा n का n cos थीटा। ठीक है बेटा, और इधर कौन सा आएगा इनका कंपोनेंट, बोलिएगा n sin थीटा। ओके, अब एक और चीज, इसका ग्राउंड से भी कांटेक्ट है, वेज का ग्राउंड से भी कांटेक्ट, तो ग्राउंड में धक्का मारेगा ऊपर, तो ग्राउंड कितने धक्का मारेगा, उसको कुछ अलग से नाम देते हैं, लाइक उसको n2 नाम देते हैं। अब नेट फोर्स हर डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, हर डायरेक्शन 0 होना चाहिए, तो हर डायरेक्शन 0 होने के बाद इधर का फोर्स बराबर है इधर के, इधर का फोर्स कितना Fs बराबर क्या होना चाहिए, और इधर का फोर्स Fs, इधर का फोर्स n sin थीटा, n sin थीटा आ रहा क्या, n sin थीटा, n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू कितनी थी, mg sin थीटा, यानी कि कितना आ रहा है mg tan थीटा, mg tan थीटा। ठीक है, आगे ये किसकी वैल्यू आ गई है। ओके, अब यहां से इस डायरेक्शन में बैलेंस करो, इस डायरेक्शन में कैसे करोगे बोलो, नीचे का फोर्स कितना है, बोलिए इधर से। अब क्या करते हैं, इस डायरेक्शन बैलेंस करें फोर्सेस। ठीक है, तो मुझे बताओ नीचे की तरफ कितने फोर्सेस हैं, नीचे कौन सी फोर्सेस है, एक तो 2mg, और इधर से क्या करें n cos थीटा, तो नीचे लिखेंगे तो 2mg प्लस n cos थीटा बराबर किसके, नीचे ये दोनों, और ऊपर लगा n2। ठीक है, n2 कितना आ गया, n2 आ गया 2mg प्लस n कितना आएगा, n आएगा mg अपॉन cos थीटा, cos से cos कटेगा तो सिर्फ mg बचेगा, तो सिर्फ आ गया mg। ठीक है, यानी आ गया 3mg, n2 की वैल्यू आ चुकी है 3mg। अब ये जो भी फोर्सेस आएगा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा, तो देखो यहाँ टोटली पूरा सिस्टम देखो, एक बार पूरा सिस्टम देखोगे तो यहाँ मास है 2m वेज का, और यहाँ मास है m, तो कुल मिलाकर ग्राउंड पर कितना mg लगा है, सोच के देखो, तो 2mg ये और mg इसका, तो 3mg होगा कि नहीं, तो ग्राउंड कुल मिलाकर कितना ऊपर फोर्स लगा रहा है 3mg लगाएगा, तो देखो फाइनली जो n2 आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 3mg आ रहा है। ठीक है, ओके, इस तरह थोड़ा सोच सकते हो। इसी तरीके से लेफ्ट और राइट के फोर्सेस भी बैलेंस हो गए, इधर से फोर्स लग रहा है Fs, और उधर से क्या लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है n1 यहाँ दिखा है। ठीक है, इधर आपने शो कर लोगे, ये दोनों भी बराबर है, क्यों, क्योंकि n sin थीटा जो इसने लगाया इस पर, तो इसने लगाया इस पर, वो